हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट के इस सेक्शन में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज का टॉपिक है संगम काल। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं। आने वाली एग्ज़ाम में जो है दोस्तों, इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम संगम के समय कौन थे, द्वितीय संगम के समय वहाँ के ऋषि कौन थे, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद जो है वो उसका ईस्वी शताब्दी आपको पूछ दिया जाएगा। फिर संगम होता क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद ये है क्या, तमिल कवियों के द्वारा सभा जो आयोजित किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि यहीं से क्या हुआ है, यहीं से लगभग पूरे जितने भी हिंदू समुदाय थे उनका जो है सनातन धर्म जो हम लोग बोलते हैं उसका विकास यहीं से हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इससे पहले मैंने भारत का इंडिया का जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर भी मैंने डाला है। तो आप मेरे चैनल में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो इंडियन जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो है दोस्तों, मैंने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है पूरा टाइम डेट के साथ मैंने बताया है। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, फिर बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिख संप्रदाय, और उसके बाद एक आधुनिक भारत पर भी वीडियो मैंने बनाया है, प्रमुख आंदोलन। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम लोग जो है बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो संगम काल क्या होता है, और आप जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी देख सकते हैं। पॉलिटी का भी मैंने वीडियो बना दिया है, आर्टिकल पूरा, अनुच्छेद पूरा लगभग, अनुसूची भी पढ़ाया है। उसके बाद संविधान सभा और आपका अमेंडमेंट, प्रमुख संशोधन भी है, उसको भी पढ़ाया है। इंडियन ज्योग्राफी का भी बहुत सारा जो है टॉपिक मैंने क्लियर करवाया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी क्लियर करवाया है। तो आप लोग देखिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, संगम काल क्या होता है। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ सभा, संगम काल का समय, यानी संगम जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का समय लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यानी 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य जो है वो संगम काल का समय माना जाता है। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा कई तमिल साहित्य की रचना की। यानी जो जो संगम काल होता था, इसमें जो बड़े बड़े विद्वान थे तमिल के, तेलुगु के, तो उसमें जो है तमिल कवियों के द्वारा जो है वो बहुत सारे तमिल साहित्य की रचना की गई थी। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो इन्हीं तमिल साहित्य को क्या कहा गया है, संगम साहित्य भी कहा गया है। तो आप इससे जो है 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है। ये क्या था, ये एक स्कॉलर यानी विद्वान यानी कवियों का जो है एक संगम था, और ये 100 से 300 ईस्वी के मध्य जो है वो आयोजित किया गया था। और इस तमिल साहित्य में संगम साहित्य जो है वो तमिल साहित्य की रचना की गई थी। इसे तमिल साहित्य को संगम साहित्य का नाम दिया गया है, ठीक है। और संगम काल का प्रमुख साहित्य है तोलकाम्पियर द्वारा बनवाया गया था। शिल्पादिकरम जो है इग्लो आदित्य कल के द्वारा बनाया गया था। तमिलों का प्रमुख देवता मरुगन थे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ राजाएं थे जैसे चोल, चेर और पांडव हो गया। यह कृष्णा नदी से दक्षिण में स्थित थे, 3 राज्यों में विभाजित किया गया था। तो आप देख सकते हैं चोल कहाँ है, लगभग आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, पांड्य यहाँ है और चेर यहाँ है। चेर वंश का धनुष था राज चिन्ह, चोल वंश का बाघ था और पांडव वंश का मछली था। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग चेर चलते हैं। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था, धनुष इसका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। और कनगी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत जो है चेर वंशी ने किया था, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, चेर मुख्यतः कहाँ पे है, केरल से लेकर आपका गोवा वगैरह जितना भी कर्नाटक का क्षेत्र है उसमें हुआ था। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा
आदिगेमान था, इसी ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। यानी गन्ने की खेती का शुरुआत जो है इसी के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं चोल वंश। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी के बाद पांड्यों के कारण इनका पतन हो गया। ठीक है, बाद में 9वीं शताब्दी में इसका फिर से उदय हुआ। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों ने मंतूर, उरैयर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। यानी मंतूर, उदय्यर और तंजावुर को अपनी राजधानी। अब चोल वंश चलते हैं। तो चोल वंश का जो है कारिकल था और एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर इसी के द्वारा बनवाया गया था। कारिकल चोलों का महानतम शासक था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण कराया गया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह यानी कावेरी पट्टनम का निर्माण इसी कारिकल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, एलारा जो शासक था ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। यानी चोल वंश के एलारा जो थे वो श्रीलंका को जीतकर लगभग उसमें 50 वर्षों तक शासन किया था। अब हम लोग चलते हैं पांड्य शासक, पांड्य साम्राज्य। इस साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको हराने के बाद उसने अपना दरबारी कवि को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, इसी राज्य का शासन ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में था। इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। यानी पांड्य वंश में देखिएगा तो शासन किसके हाथ में था? गंधार नरेश जो है शकुनी, उनकी बहन जो थी उसके शासनकाल में था। नहीं तो कुंती जो थी वो चलाती थी। फिर उसके बाद जो है लगभग इनकी पत्नी थी, यानी तो लगभग स्त्रियों के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, इसमें गंगा पुत्र भीष्म जो था, भीष्म की जो माँ थी, जो एक नाविक थी जिससे उनके पिता शासन करके आए थे। तो उसी के बाद जो है वही शासन चलाई थी। फिर उसके बाद कुंती जो है वो जब पांडव मर गए थे तो उसके बाद खांडप्रस्थ यानी इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में भी उनका ही शासन था। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि स्त्रियों के हाथ में इसका जो है शासन ज़्यादातर था। मदुरई इसकी राजधानी थी पांडवंश का। इसका प्रसिद्ध शासक नेडियोन था। ठीक है, नोट, हमारा यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। दोस्तों, समगम काल का साहित्य के अंतर्गत तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। तोलकाम्पियर जो है शिल्पादिक्रम जो है इल्कादो दिल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तमिलों का प्रमुख देवता मरुगन थे। अब दक्षिण के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत हम लोग आते हैं 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी में पढ़ते हैं पल्लव वंश, चालुक्य वंश। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या हुआ था? वातापी का चालुक्य था, वेंगी का चालुक्य था और कल्याणी का चालुक्य था। यानी चालुक्य तो था लेकिन 3 संप्रदाय में था। राष्ट्रकूट वंश हो गया, चोल वंश हो गया। तो आप इसको ऑन मैप याद कर लीजिएगा दोस्तों, कहाँ है कौन। देखिए, चोल नीचे में है, पल्लव ऊपर में है, वातापी धनुक के ऊपर में है, वैगी का चालुक्य कहाँ पे है? राष्ट्रकूट। और कल्याणी का चालुक्य कहाँ पे है? पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। राजधानी कांची यानी तमिलनाडु में थी। भाषा संस्कृत है। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक ये जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहता था। भारवी नाम का लेखक जिसने किराता जरनियम की रचना की थी। किराता जरनियम की रचना की थी। उसके बाद चलते हैं महेंद्र वर्मन। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव वंश का शासक बना। बहुत ही अच्छा संगीतज्ञ और चित्रकार भी था। इसे मतविलास संप्रहसन के नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण किया था। यानी पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण किसके समय में किया था? महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम चलते हैं। देखिए, यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बहुत अच्छा पहलवान था, इसीलिए इसे महामल्ल कहते थे। मल्ल मतलब क्या होता है? युद्ध करना होता है। मल्लयुद्ध यानी युद्ध, मल्लयुद्ध होता है, पहले देखते थे बड़े बड़े पहलवान में। इसने चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया।
इस उपलक्ष्य में इसकी वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। यानी चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय को जो है नरसिंह वर्मन पराजित किया था। इसके बाद इसने जो है वातापी कुंड का उपाधि धारण किया था। इसी के शासनकाल में एनसोंग जो है कांची में प्रवेश किया था। अब महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था, जिसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइड में कोणार्क का सूर्य मंदिर और जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर को इसी को दिया गया था, संरक्षित है यूनेस्को के अनुसार। अब नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय शांति का काल था इसके समय में। इसके समय में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। इसके समय में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। इसने बहुत से प्रमुख मंदिर बनवाए थे, जैसे शोर मंदिर, कैलाश मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। यानी इसने बहुत से प्रमुख मंदिर बनवाए, शोर मंदिर, कैलाश मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। इसी के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडिन रहा करते थे। और वातापी या बादामी का चालुक्य पढ़ते हैं। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, राजधानी वातापी। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की और इसी ने वातापी अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के परास्त करके परमेश्वर का उपाधि धारण किया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय जो है वो जो हर्ष को नर्मदा नदी पर हराकर परमेश्वर का जो है उपाधि धारण किया था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी और बागची नदी डेल्टाई क्षेत्र में पाया जो उसका शासन था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में सारी जानकारी एहोल जो है अभिलेख है, उसमें एहोल अभिलेख का पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। तो दोस्तों इसमें जो है ये क्या है, यह लेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। इसका रचना रवि कीर्ति ने किया था और विजयादित्य, विक्रमादित्य, विनयादित्य, कृतिवर्मन द्वितीय इसका भी उपाधि इन्होंने धारण किया था। ठीक है। अब आ गया वेगी के चालुक्य। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीत कर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। उसी ने यहाँ पर एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसे पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। इसका राजधानी कहाँ था दोस्तों, वेंगी था। इसने पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी पत्नी जो थी आयना, वो जो है वो किसका विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश है दोस्तों। इसमें जिन चालुक्य वंशी राजाओं ने हैदराबाद राज्य क्षेत्र अथवा कल्याणपुर को अपनी राजधानी बनाया, उन्हें कल्याणी का चालुक्य कहा गया था। संस्थापक तैलभ द्वितीय थे। सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य षष्ठ थे, जिन्होंने 1076 में राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था, जिसे चालुक्य विक्रम संवत के नाम से विख्यात है। विक्रमादित्य ने विक्रम कुंड नामक नगर को बसाया और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, यह तैलभ तृतीय था। ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको 2 पार्ट में मैंने जो बताया है, संगम साहित्य और उसके बाद जो है दक्षिण का साम्राज्य, तो ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।